हेलो नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। मैं शुभम चतुर्वेदी आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस जबलपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा डेली करंट अफेयर्स का शॉर्ट्स आपके लिए करंट अफेयर्स में बहुत हेल्प करता है और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपको वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स में 8 मई 2023 से लेकर 14 मई 2023 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से मोटिवेशनल कोट के साथ। खुद को एक सोने के सिक्के की तरह अनमोल बनाइए, जो नाली में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती भाई। चलिए तो शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि गुच्ची के पहले भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखिएगा भैया कि गुच्ची की पहले भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम आलिया भट्ट है। तो गुच्ची की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम आलिया भट्ट है भाई। अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि आलिया भट्ट को 68th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है और किस लिए मिला है तो गंगूबाई फिल्म के लिए मिला है। इसी के साथ आलिया भट्ट को दादा साहेब फाल्के अवार्ड में भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है भाई। वहीं अगर हम बात करते हैं फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है ये राजकुमार राव को मिला है और किस फिल्म के लिए मिला है तो ये इन्हें बधाई दो के लिए मिला है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड इस बार किस फिल्म को मिला है, ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा देश एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा। तो आप याद रखिएगा कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करने वाला जो देश होगा ये आपका दक्षिण कोरिया होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला देश आपका कौन सा होगा, दक्षिण कोरिया। अगर हम बात करते हैं तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 27 जून से 30 जून तक होगी और ये कहां पर होगी तो बुसान दक्षिण कोरिया में होगी भाई। अगर हम बात करते हैं दक्षिण कोरिया की जो कैपिटल है, दक्षिण कोरिया की कैपिटल का नाम आपका सियोल है और वहीं अगर हम बात करें इसकी जो करेंसी है इसका नाम आपका वोन है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखिएगा लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से लियोनेल मेसी को सम्मानित किया गया है। ये बात आपको याद रखना है। ये किस देश के लिए खेलते हैं तो ये अर्जेंटीना के कप्तान हैं जिसने इस बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है भाई। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है लियोनेल मेसी को। वहीं अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सैली एन फ्रेजर प्रिस को। यह बात आपको याद रखनी है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड अर्जेंटीना मेंस फुटबॉल टीम को मिला है जिन्होंने इस बार वर्ल्ड कप जीता है फीफा का। और वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है कार्लोस अल्कराज को। तो ये बात आपको याद रखनी है भैया। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड एक बार फिर से लियोनेल मेसी को। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सैली एन फ्रेजर प्रिस को। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अर्जेंटीना को और वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है कार्लोस अल्कराज को। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द अप्रैल मंथ 2023 से किसको सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि आईसीसी का प्लेयर ऑफ अप्रैल मंथ जो चुना गया है ये पाकिस्तान के फकर जमान को चुना गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आपका आईसीसी का
प्लेयर ऑफ अप्रैल मंथ किसे चुना गया है? फकर जमान को चुना गया है। वही अगर हम डिटेल के बारे में बात करते हैं तो मेल में फकर जमान को चुना गया है और फीमेल में नारुमुल चाइवाई को चुना गया है। और ये किस देश की है? तो ये आप याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। वहीं अगर आईसीसी के फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई है 1909 में। इसका हेडक्वार्टर यूएई की दुबई में है भैया। इसके चेयरमैन कौन है फिलहाल में? ग्रेग बार्कले आईसीसी के चेयरमैन हैं। और सीईओ कौन है? तो इनका नाम आपका जियोफ अर्नांडेस है। ये बात आपको याद रखनी है। तो आशा करता हूं आपको जो भी बताया बढ़िया तरीके से याद होगा। अगले सवाल पर आते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता है? तो आप याद रखिएगा कि दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जो जीता है ये गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जीता है। याद रखिएगा कि दोहा डायमंड लीग में जो गोल्ड मेडल जीता है ये गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जीता है। अगर हम नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें तो आप सभी याद रखिएगा कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में 87.58 मीटर का भाला फेंका था और स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। अगर बात करें आईओसी की यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की तो आप याद रखिएगा भैया कि इसकी स्थापना हुई है 23 जून 1894 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईओसी की स्थापना कब हुई है? 23 जून 1894 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। और अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष तो इसके अध्यक्ष का नाम थॉमस वॉक है। और ये कहां से हैं भैया? तो ये आपके जर्मनी से है। तो आशा करता हूं आपको ये सभी बातें याद होंगी बढ़िया तरीके से। अगले सवाल पर आते हैं। पुलित्जर अवार्ड 2023 से किसे प्रदान किया गया है? तो आप याद रखिएगा कि पुलित्जर अवार्ड 2023 जो है ये आपका बारबरा किंगसोल्वर और हरनान डियाज यानी कि ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पुलित्जर अवार्ड 2023 जो है ये बारबरा किंगसोल्वर और हरनाज डियाज को दिया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें तो आप याद रखिएगा कि पुलित्जर अवार्ड जो है ये पत्रकारिता से दिया जाता है। पा से पुलित्जर अवार्ड और पा से पत्रकारिता, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, हाल ही में आए मोचा चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो आप सभी जानते हैं कि हाल ही में एक साइक्लोन यानी कि चक्रवात आया है और इस चक्रवात का नाम आपका मोचा है। और इस मोचा चक्रवात का जो नामकरण किया गया है ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो आप याद रखिएगा कि मोचा चक्रवात का जो नामकरण है ये यमन के द्वारा किया गया है भैया। अगले सवाल पर आते हैं। तो भैया यही सवाल है, प्रसिद्ध गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आप याद रखिएगा कि गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाले पहले भारतीय जो बने हैं इनका नाम अभिलाष टॉमी है। गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाले पहले भारतीय जो बने हैं इनका नाम आपका अभिलाष टॉमी है। अगर हम अभिलाष टॉमी के बारे में बात करें तो आप याद रखिएगा कि जो अभिलाष टॉमी है ये नौसेना यानी कि नेवी के सेवानिवृत्त अधिकारी कमांडर थे। अगर हम बात करें ग्लोबल गोल्डन ग्लोब रेस का आयोजन कहां पर होता है? तो ग्लोबल आपका गोल्डन ग्लोब रेस का आयोजन ये आपका फ्रांस में होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। किसने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है? तो आप याद रखिएगा कि मियामी आपका F1 ग्रैंड प्रिक्स जो जीती है ये किसने जीती है? तो ये जीती है मैक्स वेस्टैपन ने। मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स जो जीती है ये किन्होंने जीती है? मैक्स वेस्टैपन ने जीती है। ठीक है भाई, अगर हम बात करें तो मैक्स वेस्टैपन ने किसको हराया है? तो आप याद रखिएगा कि इन्होंने सर्जियो पेरेस को हराया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस 2023 की थीम क्या थी भैया? तो आप याद रखिएगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस जो 2023 का था इसकी थीम थी आपकी एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। याद रखिएगा कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2023 की थीम क्या थी? एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं रेड क्रॉस के बारे में तो आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका 8 मई को मनाया जाता है। इसके संस्थापक रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि जो रेड क्रॉस के संस्थापक थे इनका नाम आपका हेनरी ड्यूरेंट था। अगर हम बात करें, रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल अवार्ड मिला है, ये बात आप याद रखिएगा। एक मिला है 1917 में, फिर मिला है 1944 में और फिर मिला है 1963 में। तो आप याद रखिएगा कि रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल मिला है? 3 बार नोबेल मिला है शांति का। आगे बढ़ते हैं, मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? तो आप याद रखिएगा कि जो मैड्रिड ओपन का खिताब है ये बैडमिंटन का एक खिताब है और ये आपका टेनिस का एक खिताब है और ये किसको मिला है भैया? कार्लोस अल्कराज को मिला है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम बात करते हैं टेनिस के और इंपॉर्टेंट किताब की, तो आप याद रखिएगा कि जो विंबलडन होता है ये किस में खेला जाता है? घास में। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन मिट्टी में खेला जाता है और यूएस ओपन कहां पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबर हिंटरलैंड टू रायसेना हिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। और द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबर हिंटरलैंड टू रायसेना हिल किसकी किताब है? आपके ऑप्शन है कस्तूरी रे, अभिजीत बैनर्जी, अमिताभ घोष और अमिताभ कांत। तो आप याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू के ऊपर जो किताब लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? कस्तूरी रे के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं तो अगले सवाल के ऊपर आते हैं। हाल ही में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आप याद रखिएगा कि पीएम जन औषधि केंद्र का जो उद्घाटन है ये आपका कहां पर किया गया है? सिकंदराबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो ये आपका सिकंदराबाद में हुआ है। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं तो इसी को देख लेते हैं और डिटेल में। तो पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जी किशन रेड्डी जो सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री हैं इनके द्वारा किया गया। और उसके अलावा आप याद रखिएगा कि सिकंदराबाद और हैदराबाद इन दोनों को जुड़वा शहर कहा जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए, 42वां आसियान सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आप याद रखिएगा कि जो 42वां आसियान सम्मेलन है इसका जो आयोजन होगा ये कहां पर किया जाएगा? इंडोनेशिया में किया जाएगा भैया। 42वां आसियान सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इंडोनेशिया में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहां पर तो भैया मेरे आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है भैया, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा भैया। वहीं अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि क्वाड देशों की जो समिट है आपको कमेंट करके बताना है कि जो क्वाड देश है, क्वाड देश की जो समिट है इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है इस बार, ये आपको बताना है कि क्वाड की समिट का आयोजन इस बार कहां पर हो रहा है। अगला सवाल है आपका विश्व थैलीसीमिया दिवस यानी कि वर्ल्ड थैलीसीमिया डे कब मनाया जाता है आपको बताना है। तो आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड थैलीसीमिया डे जो है ये कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड थैलीसीमिया डे जो है ये आपका कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो भैया मेरे 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। तो ये बात आपको पता है। तो थैलीसीमिया डे और रेड क्रॉस डे दोनों मनाए जाते हैं। 11 मई को आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। 12 मई को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस यानी कि प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया जाता है। तो ये सभी की सभी बातें आपको याद रखनी है। आशा करता हूं आपके दिमाग में बढ़िया से बैठ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दवकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया? तो आप याद रखिएगा कि जो दवकी भूमि बंदरगाह है, जो आपका दवकी भूमि बंदरगाह है इसका उद्घाटन कहां पर हुआ है? मेघालय में। दवकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन मेघालय में हुआ है। आप याद रखिएगा कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय द्वारा पश्चिमी जयंतिया हिल्स मेघालय में
दबकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। अगर बात करें मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी का नाम क्या है आपका शिलोंग। मेघालय के जो राज्यपाल हैं इनका नाम तथागत राय है और मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम आपका कॉनराड के संगमा है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपका कब मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तो इस बार देख लेते हैं भैया, तो इस बार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे की जो थीम थी, स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट, ये बात आप याद रखिएगा। अगर हम ऑल डे के बारे में बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि इंटरनेशनल लेबर डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 1 मई को मनाया जाता है। 8 मई को आपका रेड क्रॉस दिवस, ये मैंने अभी बताया। और 12 मई को नर्स डे, ये भी मैंने अभी बताया। आशा करता हूं कि आपको ये सभी के सभी दिन बढ़िया तरीके से याद हो गए होंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो आप याद रखिएगा कि स्मृति ईरानी के द्वारा, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी अभियान शुरू किया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि पोषण भी पढ़ाई भी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, स्मृति ईरानी के द्वारा। और स्मृति ईरानी कौन सी मंत्री हैं, तो मैंने अभी आपको बताया महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में 1400 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंट फैक्ट्री बनाई जा रही है। तो आप याद रखिएगा कि भारत के बिहार राज्य में 1400 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत ही बढ़िया सीमेंट फैक्ट्री बनाई जा रही है। और ये सीमेंट फैक्ट्री आप याद रखिएगा कि गौतम अडानी का जो समूह है उसकी हेल्प से बनाई जा रही है। अगर बात करें बिहार की राजधानी, तो आप सभी जानते हैं बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के राज्यपाल का नाम फागू सिंह चौहान है, आपको याद रखना है। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम आपका नीतीश कुमार है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह पर कितने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिए हैं। तो आप याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी ने रक्षा अलंकरण अवार्ड पर कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जो दिए हैं इनकी संख्या 8 और 29 है भैया। मतलब इन्होंने 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र दिए हैं, ये बात आप याद रखिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 37 वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं, 9 मई 2023 को नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस कर्मियों को 5 मरणोपरांत सहित 8 कीर्ति चक्र और 5 मरणोपरांत सहित 29 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा। देश का पहला IAF हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहां पर हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि भारत का पहला IAF हेरिटेज सेंटर जो है इसका उद्घाटन आपका चंडीगढ़ में किया गया है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि देश के पहले IAF हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ है। अगर हम बात करें भारत के रक्षा मंत्री, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। IAF का मतलब है इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। भारतीय वायुसेना की बात करें तो वायुसेना की जो स्थापना हुई है कब हुई है, 1 अप्रैल 1955 को। और इसके अध्यक्ष का नाम है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो ये आप याद रखिएगा कि वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है विवेक राम चौधरी। आगे बढ़ते हैं। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का आयोजन कहां पर किया गया। तो आप याद रखिएगा कि पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का जो आयोजन है ये आपका बर्लिन जर्मनी में किया गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 की, तो इसकी जो मेजबानी है ये जर्मनी और UAE मिलके कर रहे हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। किस देश ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। तो आप याद रखिएगा कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त करने वाला जो देश है
इसका आंसर आपका श्रीलंका है। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त करने वाला देश श्रीलंका है। अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी आपकी श्री जयवर्धन कोटे है। संसद का नाम आपका पार्लियामेंट है। और अगर बात करें मुद्रा की, तो इसका नाम श्रीलंकाई रुपया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आप याद रखिएगा कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले जो बल्लेबाज बन गए हैं, इनका नाम यशस्वी जायसवाल है। इनने 13 बॉल में 50 मारी है। और किस टीम के खिलाफ मारी है? तो ये इन्होंने केकेआर के खिलाफ मारी है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, भारत की पहली अंडर सी टनल कोस्टल रोड परियोजना की पहल किस स्थान से की गई? तो आप याद रखिएगा कि भारत की पहली अंडर सी टनल कोस्टल रोड परियोजना की जो पहल है, ये कहां पर की गई है? मुंबई में। ये बात आपको याद रखनी है कि भारत की पहली अंडर सी टनल कोस्टल रोड परियोजना की जो पहल है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? मुंबई में। आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद बात करते हैं। तो बस इतना ही है भैया। टोटल 25 सवाल थे, तो ये आपके कंप्लीट हुए। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपको करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाने का प्रयास किया है, आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से बैठ गया होगा। और साथ ही साथ में आप हमारे शॉर्ट्स करंट अफेयर्स के तो देखते ही हैं, और उसके माध्यम से आपको बहुत से क्वेश्चन बन गए होंगे। आप विश्वास मानिए, यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं, डेली करंट अफेयर शॉर्ट, वीकली शॉर्ट और वीकली वीडियो और मंथली वीडियो को ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे, आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को देखा। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस चैनल को जरूर शेयर करें भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको 15 से लेके 21 मई तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।